नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। दिव्यांगजनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। महाराष्ट्र के पालघर लिंचिंग केस में सियासत थमती नजर नहीं आ रही। पालघर केस में साधुओं का केस लड़ रहे वकील दिग्विजय त्रिवेदी की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए। इसके साथ ही बीजेपी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डीजीपी से वकील की मौत की जांच की मांग की है। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या पर नई सियासत शुरू हो गई है। साधुओं का केस लड़ रहे वकील दिग्विजय त्रिवेदी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बुधवार को हादसा मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर उस वक्त हुआ जब वकील दिग्विजय भायंदर के अपने घर से तहानू कोर्ट जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है, लेकिन अब इस हादसे को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वैगनआर कार वही है जिसमें सफर कर रहे थे दिग्विजय त्रिवेदी। पुलिस के मुताबिक दरअसल बहुत ज्यादा स्पीड से वो डहाणू की दिशा में आ रहे थे जब भाईंदर से निकले थे और ओवर स्पीडिंग के चलते मेंढवन घाट के पास में ये दुर्घटना हुई, क्योंकि कार पर नियंत्रण दिग्विजय त्रिवेदी नहीं रख पाए, जिसकी वजह से कार पलटी हो गई और एक बार पलटी होने के बाद में वो डिवाइडर से टकराई और 2 से 3 बार पलटी हुई, जिसकी वजह से पूरी कार जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस अभी इस पूरे मामले में एक्सीडेंटल डेथ के तौर पर केस दर्ज करके जांच कर रही है, लेकिन पीड़ित के परिवार ने जो केस दर्ज कराया है उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि दरअसल दिग्विजय त्रिवेदी जब मेंढवन घाट से गुजर रहे थे उस वक्त उनकी कार के नीचे कुछ पत्थर आ गए। सवाल यह है कि आखिर पत्थर कहां से आए, और इन्हीं आरोपों के तहत अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। खुद परिवार का यह कहना है और दिग्विजय के जो वरिष्ठ वकील हैं, साथी हैं ओझा, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जिस वक्त घटना हुई उस वक्त घटनास्थल पर कोई मौजूद नहीं था, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। ऐसे में पुलिस शुरुआती दौर से ही इसे एक्सीडेंटल डेथ ओवर स्पीडिंग के चलते मानकर कैसे चल सकती है। बीजेपी ने भी इस घटना को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा है, पालघर के संतों की हत्या के मामले में विश्व हिंदू परिषद के वकील दिग्विजय त्रिवेदी की सड़क हादसे में मौत हो गई। ये खबर विचलित करने वाली है। क्या ये केवल संयोग है कि जिन लोगों ने पालघर मामले को उठाया उन पर हमला हुआ या उनकी मौत हो गई? ये चौंकाने वाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं महाराष्ट्र के डीजीपी और मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच के आदेश देने की मांग करता हूं। पालघर में साधुओं की हत्याकांड के वकील की हादसे में मौत को लेकर वीएचपी ने भी सवाल उठाए हैं। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने पालघर केस की सीबीआई जांच की मांग की है। वीएचपी ने कहा है कि वकील की मौत की जांच की जाए। वहीं महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी कि वो उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर न करे। लॉकडाउन में 400 की संख्या में अनेक गांवों से भीड़ इकट्ठी होती है और सिर्फ पूज्य संतों पर हमला करती है, और वो भी सशस्त्र पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस खुद पकड़ के उनको उस हिंसक भीड़ को हवाले करती है और लाश रात भर रोड पर पड़ी रहती है, कोई देखने वाला नहीं। क्या पुलिस प्रशासन और शासन सब कुछ मौन हो गया? वहीं साधुओं की हत्या का केस लड़ रहे वकील पीएन ओझा ने भी इस एक्सीडेंट पर सवाल उठाए। दिग्विजय त्रिवेदी इस केस में पीएन ओझा को असिस्ट कर रहे थे। ओझा ने कहा कि जिस जगह पर हादसा हुआ वहां कोई नहीं था। पीआई कासा से कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया और दिग्विजय त्रिवेदी उसके अंदर उनका स्वर्गवास हो गया, और उनके साथ में जो प्रीति त्रिवेदी उनकी जूनियर थी, जो उनकी सहयोगी, उसको भी गंभीर जख्मी हुई थी। तो हमारे उपाध्याय जी उसको लेकर के हॉस्पिटल भागे। इसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसमें कोई षड्यंत्र हुआ है या कोई साजिश के साथ ही एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि जब तक जो गाड़ी है उसका इंस्पेक्शन नहीं होता है, उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं और हमारे साथी भी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे थे नहीं। लेकिन जो बातें हम लोग मालूम पड़ी कि वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था और कोई बात नहीं थी। लॉकडाउन के बीच हुए पालघर हत्याकांड की वजह से राज्य की सियासत सुलगती रही। सीएम को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। दिग्विजय त्रिवेदी अब इस दुनिया में नहीं है
उनकी मौत हो गई है, लेकिन मौत की जांच तो होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके कि आखिर यह हादसा है या हत्या। देश कोरोना के खतरे से लड़ रहा है। सरकार ने इस जंग के लिए 20 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा प्रपोजल आया जिस पर घमासान शुरू हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सुझाव दिया था कि यह इमरजेंसी का समय है। देश के धार्मिक ट्रस्टों के पास 1 ट्रिलियन के बराबर सोना पड़ा है। सरकार इस सोने को गोल्ड बॉन्ड के जरिए कम ब्याज पर ले सकती है। बीजेपी ने पृथ्वीराज चव्हाण के सुझाव पर सवाल उठाए। किरीट सोमैया ने पूछा कि क्या सोनिया गांधी, कांग्रेस और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस सलाह का समर्थन करते हैं। चव्हाण के बयान पर इतना हंगामा बरपा कि उन्हें सफाई देनी पड़ी। 1998 के पोखरान अणु विस्फोट के बाद पैदा हुई आर्थिक परिस्थिति का मुकाबला करने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 14 सितंबर 1999 को गोल्ड डिपॉजिट स्कीम आरंभ की थी, जिसके चलते सरकार के पास काफ़ी सोना रखा गया। हमारे देश में बहुत सोना है, निजी व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्थाओं के पास। ऐसी जानकारी हमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी विश्व स्वर्ण परिषद देती है। इस सोने का इस संकट काल में योग्य उपयोग हो, इसी भावना से मैंने ये सूचना की थी। देश में कोरोना की किलर स्पीड बेकाबू हो चुकी है। इस वक्त इंडिया का कोरोना मीटर 81,000 को पार कर गया, जबकि 2600 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी। पिछले कुछ दिनों में कोरोना का स्पीडोमीटर जिस तेजी से भाग रहा है, उसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। देश में कोरोना की स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। हिंदुस्तान में कोरोना की डेंजरस सिचुएशन का आलम यह है कि आज हम चीन को टक्कर दे रहे हैं। कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उसे देखकर यह बात तय है कि कल हमारा कोरोना मीटर चीन को पीछे छोड़ देगा। आज हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना का ग्राफ बढ़कर 82,000 को छूने वाला है, जबकि अब तक 2,649 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में ही देश में 3,967 नए केस सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 27,920 मरीज रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी देश में 51,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। महाराष्ट्र में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में कोरोना के 1,602 केस सामने आए हैं, जबकि 44 मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के टोटल केस सबसे ज्यादा 27,524 हैं और 1,000 से ज्यादा मौत हुई है। पिछले 4 दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़े हैं। इसके साथ ही कोरोना की वजह से हो रही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट राजधानी मुंबई है। 24 घंटे में मुंबई में 998 नए केस हैं और 25 मौत हुई है। मुंबई का टोटल डेटा 16,738 केस का है और अब तक 621 मौत हुई है। मुंबई में कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट हैं धारावी, अंधेरी, जुहू, विलेपार्ले। खास बात यह है कि देश में कोरोना के ब्लास्ट में 4-5 राज्य सबसे जिम्मेदार हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में 27,524 केस हैं, तो वहीं गुजरात में 9,591 केस हैं। दिल्ली में 8,470 केस हैं, तो वहीं एमपी में 4,426 केस सामने आए हैं। एमपी का भोपाल कोरोना के नए डेंजर सेंटर में तब्दील हो गया है, जिसके बाद प्रशासन ने भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में लोगों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। भोपाल में कोरोना के कुल 911 मामले हैं और उसमें से 1/4 से ज्यादा यानी 250 मरीज जहांगीराबाद में हैं। प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन उन लोगों को यहां से शिफ्ट कर रहा है जो कोरोना टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं। इसके लिए कई बसें भी लगाई गई हैं।
तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से निकाला जाना है। लगातार निकाले जाने की कवायद चल रही है और तमाम जो प्रशासन है इस वक्त यहाँ मौजूद है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और इसी तरीके से लगातार यहाँ से अनाउंसमेंट के ज़रिए लोगों को बाहर निकालने की अपील की जाती है कि जिनको चिन्हित किया जा चुका है साफ तौर पर, जिनके परिवार के लोग पॉजिटिव आ गए हैं या जिनका कोरोना जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया है, इस तरीके की कवायद जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। हम बात करते हैं यहाँ पर। सर, क्या कवायद है ये कोरोना की चेन ब्रेक करने की कोशिश? ये है यहाँ पर जो भी उनके प्रथम टच में है या उनके आसपास के जो मकानों में रह रहे हैं उनको यहाँ से हटाकर अन्यत्र जगह पे जहाँ सुरक्षित किया जा रहा है इनको। अभी तक काफ़ी मात्रा में हम लोग यहाँ से हमारे एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब के निर्देशन में काफ़ी लोगों को यहाँ से निकाल के, अति संवेदनशील जो इलाका है यहाँ से निकाल के उनको शिफ्ट किया गया है। तो सर वजह क्या है? बहुत डेंस पॉपुलेशन है, घरों में 20 से 30 क्या है कि आसपास बिल्कुल घनी आबादी है और आना जाना उनका लगा रहता है। अगर उनको अपन नहीं निकालेंगे, नहीं हटाएंगे तो वो दिक्कत आएगी, इसलिए उनको कितने मामले अभी मामले आ चुके हैं 250 करीबन 250 मामले आ चुके हैं। मौतें 9 हो गई हैं अभी तक। यही वजह है कि आप इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि हाँ, ताकि ये चेन को हम किसी प्रकार से इसको ख़त्म किया जा सके, इसलिए इनको यहाँ से काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने यहाँ से शिफ्ट कर दिया है उनको। दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 कैसा होगा, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। दिल्ली सरकार ने यह प्रस्ताव दिल्ली की जनता के सुझाव के आधार पर तय किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेट्रो चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है और इवन के आधार पर दुकानें खोलने का प्रपोजल है। प्रपोजल भेज दिया है और मैंने कल भी बताया था कि जनता के बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं। ज़्यादातर लोगों ने देखो 2 चीज़ों के लिए बोला है। एक तो मास्क, अगर कोई भी पब्लिक में आता है मास्क लगाना चाहिए। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी चीज़ ओपन अप की जाए उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। जैसे लोगों ने सलाह दी है कि बसें चलाई जाएँ बट फुल कैपेसिटी पे नहीं, कम कैपेसिटी पे चलाई जाए। मेट्रो चलाई जाए पर कम कैपेसिटी पे चलाई जाए, तो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। कहीं भी पब्लिक में आदमी आता है तो उस मास्क लगाएं। मैं भी आपसे शेयर करना चाहूँगा, देखो 2 महीने के अंदर काफ़ी कुछ ये वायरस कैसे काम कर रहा है, कैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, इसके बारे में जानकारी धीरे धीरे बढ़ी है। जितना बेनिफिट लॉकडाउन से मिला है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो समझ पाना बड़ा मुश्किल था, बट अब ये कह सकते हैं कि अगर आप मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और अपने हाथों को बार बार साफ कर रहे हैं, अगर ये 3 चीज़ें आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 90-95% तक आप इन्फेक्शन से बचने के चांस हो जाते हैं। 17 मई के बाद लॉकडाउन 4.0 की तस्वीर क्या होगी, इसे लेकर हर राज्य सरकार केंद्र को सुझाव भेज रही है। आखिरी फैसला पीएम मोदी को करना है। इस बीच कोरोना के बड़े सेंटर गुजरात के अहमदाबाद में आज कई दुकानों को खोला गया। अहमदाबाद के कंटेनमेंट जोन में दुकानें पिछले 1 हफ्ते से बंद थीं, आज उन दुकानों को खोला गया। निर्णय कपूर की रिपोर्ट देखिए। 1 हफ्ते के बाद आज अहमदाबाद में ज़रूरी सामान की जो दुकानें हैं वो एक बार फिर खुली हैं। सब्जी और राशन की जो दुकानें हैं उन्हें 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि इन सुपर स्प्रेडर्स की कैटेगरी में आने वाले लोगों की वजह से जो वायरस है उसका संक्रमण काफ़ी बढ़ रहा था। 1 हफ्ते तक बंद करने के बाद इनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप किया गया। स्क्रीनिंग के बाद दुकानें खोली गई हैं और आप देख सकते हैं लोग जो पिछले 1 हफ्ते से ये सामान नहीं खरीद पा रहे थे, आज इसी तरह से हर दुकान के आगे आपको लाइनें देखने को मिलेंगी। लोग अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं अपना सामान खरीदने के लिए, जो बेसिक ग्रोसरी का और सब्जी वगैरह का होता है। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाने की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई थी और उसी को पालन करते हुए ये दुकानें जो हैं इन्हें चालू करने का आदेश दिया गया है। साफ तौर पर बताया गया है कि जो पॉसिबल हो जितना कैश ट्रांजैक्शन उतना कम किया जाए इन दुकानों के ज़रिए, और उसके लिए कुछ नॉर्म्स भी सेट किए गए हैं कि दुकान के अंदर जो हैं वो जितनी कैपेसिटी है उससे कम लोग ही खड़े रहेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दुकान के बाहर जो है वहाँ लोग एक दूरी बना कर के खड़े हुए हैं और दुकान के अंदर एक आध व्यक्ति को ही आने दिया जा रहा है। और लगभग मार्केट में ये जो दुकानें हैं सारी राशन की ये खुली हुई हैं और यहाँ पे लोग जो हैं बाकायदा अपनी बारी का इंतज़ार करके लाइन में खड़े हुए आपको नज़र आएंगे। कॉरपोरेशन ने बड़ा स्ट्रिक्ट नियम इनके लिए बनाया है कि जितना पॉसिबल हो कैश का ट्रांजैक्शन ना करें
कैशलेस ट्रांजैक्शन करें। और जो लोग ऑनलाइन डिलीवरी करवा रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी जो लोग ऑप्ट कर रहे हैं, वो तो किसी भी कंडीशन में कैश का ट्रांजैक्शन ना करें। और यहाँ दुकानों में भी बताया गया है कि जो काउंटर्स हैं उन पे शील्ड वगैरह लगा के रखी जाए। हालांकि अभी आज क्योंकि पहला दिन है ये फॉलो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो बाकायदा एक दूरी बना करके डील करें। दुकान के अंदर, जैसे इस दुकान में आप देख सकते हैं, सारा जो ट्रांजैक्शन है वो बाहर से ही किया जा रहा है, दुकान के अंदर भी लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। पूरी दुनिया कोरोना का कोहराम झेल रही है और हर दिन कोरोना का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब तक कोई अचूक हथियार दुनिया को नहीं मिला। यही वजह है कि कोरोना के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और अब यह आंकड़ा 45 लाख के पार निकल गया। कोरोना की मार से सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO और वर्ल्ड ट्रेड पर चीन की तरफदारी करने का आरोप लगाया है, तो वहीं चीन से रिश्ते तोड़ने की धमकी भी दे डाली है। कोरोना का वर्ल्ड मीटर तेजी से भाग रहा है। दुनिया भर में मरीजों का आंकड़ा 75 लाख के पार निकल गया है, तो अमेरिका पर कोरोना का वार इस कदर टूटा है कि मौत के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया के कई बड़े मुल्क अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस सभी कोरोना से त्रस्त हैं। अमेरिका में कोरोना के केस 14.5 लाख से ज्यादा हो गए हैं, वहीं मौत का आंकड़ा 87,000 पर पहुंच गया है। तो वहीं ब्रिटेन में मौत का आंकड़ा 33,600 के पार पहुंच गया है, वहीं कोरोना के केस 2,33,000 पर है। इटली में भी मौत का आंकड़ा 31,000 के पार है, वहीं स्पेन में कोरोना के केस 2,72,000 है, मौत का आंकड़ा यहां 27,000 के पार पहुंच गया है। फ्रांस में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या 27,000 से ज्यादा है। वहीं रूस में अचानक कोरोना विस्फोट हुआ। बीते कुछ दिनों में देखते ही देखते रूस में कोरोना के केस 2.5 लाख पहुंच गए और रोजाना यहां करीब 100 लोगों की मौत हो रही है। एक तरफ मौत का ग्राफ ऊपर जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकियों के गुस्से का पारा भी चढ़ रहा है। अमेरिका में कोरोना काल बन गया है। यही वजह है कि अमेरिका की जनता ट्रंप सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। मिशिगन में कोरोना को लेकर लॉकडाउन है, लोगों को घरों पर रहने की हिदायत दी जा रही है। बावजूद इसके मिशिगन की पब्लिक पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। लोग बारिश में ही घरों से बाहर निकल आए और पोस्टर और नारों के जरिए अपना विरोध जताया। ये हाल उस मिशिगन का है जहां कोरोना के करीब 50,000 केस हैं और 4,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से हो रही मौतों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में अमेरिका में 24,200 से ज्यादा केस सामने आए, तो वहीं 1,715 लोगों ने दम तोड़ दिया। इससे पहले गुरुवार को 21,700 नए केस सामने आए थे और 1,700 से ज्यादा मौत हुई थी। 12 मई को 22,800 केस सामने आए थे और 1,630 लोगों की जान गई थी और 11 मई को 1,008 मौतें हुई थी। आंकड़ों से भी साफ है कि अमेरिका कोरोना के चंगुल से निकल ही नहीं पा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO के साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर भी निशाना साधा है। ट्रंप ने सीधे सीधे WTO पर चीन की तरफदारी करने का आरोप लगाया। अगर आप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखें, सिर्फ हेल्थ सेक्टर ही नहीं, वैसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जल्द ही कोई घोषणा कर देंगे, शायद अगले ही हफ्ते कर देंगे। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। हमारे साथ उन्होंने बहुत गलत बर्ताव किया है। मैं तो लंबे समय से कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं बात करता हूँ तो एक्शन भी लेता हूँ। WTO चीन को एक विकासशील देश के तौर पर मानता है और चीन को काफी फायदा मिलता है जो अमेरिका को नहीं मिलता। और भी कई विकासशील देश हैं जो इससे वंचित हैं। ओवल ऑफिस में बैठे लोगों को ये होने नहीं देना चाहिए था। सुपर पावर कंट्री में कोरोना एक तरफ मौत की दौड़ लगा रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप सरकार धीरे धीरे देश भर में लॉकडाउन में ढील दे रही है। अमेरिका के कई राज्यों में बीच खोल दिए गए हैं, जिसके बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बीच पर पहुंचे। कई जगहों पर नए नियमों के साथ सबवे ट्रेन चलाई जा रही हैं, लेकिन कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई। कोलोराडो के एक रेस्तोरां में छूट के बाद लोग बिना मास्क के ही पहुंच गए और जश्न मनाने लगे। अमेरिका ही नहीं, दुनिया में कोरोना हर रोज स्पीड भी बढ़ा रहा है और हर रोज अपने शिकार करने की संख्या भी। पूरी दुनिया में हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते कोरोना इंसान की जान को नॉन स्टॉप निकल रहा है।
दुनिया में कोरोना से पहली मौत 11 जनवरी को हुई थी और 90 दिन में यानी 10 अप्रैल को यह आंकड़ा 1 लाख पार कर गया। इसके बाद कोरोना की रफ्तार बैलिस्टिक मिसाइल से भी तेज थी। लोगों की मरने की संख्या 2 गुनी तिगुनी होती गई। 1 लाख से 2 लाख मौत तक पहुंचने में महज 15 दिन का वक्त लगा और 2 लाख से 3 लाख पहुंचने में 20 दिन लगे। 10 अप्रैल तक कोरोना से 1 लाख मौत हुई थी। 24 अप्रैल को ये नंबर्स 2 लाख पर पहुंच गए। 14 मई तक दुनिया में 3 लाख मौत हो गई। कोरोना ने दुनिया भर में लोगों के जीने का तरीका बदल दिया है। कोरोना काल की मायूसी के बीच जर्मनी की ये तस्वीर बता रही है कि जिंदगी कितनी बदल गई है। जर्मनी की राजधानी में एक अनोखा डिस्को हुआ जहां डीजे बजाया गया, लाइटिंग की गई, लोग आए, नाचे भी, लेकिन ये सब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुआ। लोग इस ओपन एयर डिस्को में अपनी गाड़ियों से पहुंचे और कार के अंदर बैठकर ही डीजे की धुन पर नाचे। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल फिर इसी समय आपके सामने हाजिर होंगे।